So let's see the contents of the day. What is distributed DBMS architecture? Types of distributed DBMS architecture. इसके बाद हम होमोजीनियस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे, हेट्रोजीनियस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। सो लास्ट पे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS एनवायरनमेंट। सो बेसिकली लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग को गौर से पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा, रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को देखा, ट्रांसपेरेंसी के टॉपिक को डिटेल में देखा कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी के फीचर्स कौन कौन से हैं, ट्रांसपेरेंसी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को देखा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस होती है जिनको हमने एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आपस में लिंक किया होता है। जितने भी आपकी डेटाबेसेस होती हैं या जितने भी आपके डाटा सेंटर्स होते हैं, उनको हमने एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर आपस में अटैच किया होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस सिस्टम को कंट्रोल करता है। डेटाबेस में जितने भी डाटा सेंटर्स वर्क कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आपकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको इंश्योर करता है। इससे पहले हमारी डिटेल में बात हो चुकी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग क्या है। तो इसी बेस पे हम लोग आगे चलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर? A distributed database system allows applications to access data from local and remote databases. डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर आपकी एप्लीकेशंस, आपके डाटा सेंटर्स वर्क कर रही होती हैं, उनको अलाउ करता है कि वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं लोकली भी और रिमोटली भी। इसमें जब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर होता है, उसका मतलब ये होता है कि इसमें मौजूद इंस्टांसेस की अरेंजमेंट क्या है। इसका मतलब ये है कि कितने एलिमेंट्स होंगे और किस किस तरह के एलिमेंट्स होंगे और वो किस तरह से अरेंज किए जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। मकसद हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग है, जो इस कोर्स में हमने कम्प्लीटली लर्न करना है। तो हमने उसी हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उनको किस तरह से हमने अरेंज करके रखना है, यही जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग, लोकल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग करनी है। तो हमें पहले डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा, या हमारा डाटा पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसको हम प्रोसेस करने जा रहे होंगे। तो जो डाटा हम डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, या आप कह रहे हैं कि जो सिस्टम बनाते हैं या जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। In a homogeneous distributed database system, each database is an oracle database. होमोजीनियस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रीफिक्स होमो है उसका मतलब होता है सेम। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर डाटा सेंटर्स होंगे वो एक ही टाइप का DBMS यूज़ कर रहे होंगे। In a heterogeneous distributed database system, at least one of the databases is not an oracle database. Heterogeneous में प्रीफिक्स हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। तो इसमें जितने भी आपके डाटा सेंटर्स होंगे उसमें मिनिमम जो एक डाटा सेंटर होगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ DBMS को यूज़ कर रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस यूज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस जो हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज़ करती हैं इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS का जो आर्किटेक्चर है,
तीन तरह के पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए इसको हम डेवलप करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन इज़ ऑटोनॉमी, थर्ड वन इज़ हेट्रोजेनिटी। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें हमने दो तरह के पॉइंट्स को क्लियर किया था। फर्स्ट वन इज़ कि आपकी जो डेटाबेस है उसके जितने आपने नंबर ऑफ़ फ्रेगमेंट्स किए हुए हैं वो यूज़र को नहीं पता, और सेकेंड वन इज़ जितने आपने नंबर ऑफ़ फ्रेगमेंट्स किए हैं अपनी डेटाबेसेस के, उनको आपने किस किस पोजीशन पे रिसाइड किया है वो भी यूज़र को नहीं पता। सेकेंड वन इज़ ऑटोनॉमी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जितनी भी आपकी लोकल एप्लीकेशंस हैं, जितने भी आपके डाटा सेंटर्स हैं, वो लोकली काम करते हैं और एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। थर्ड वन इज़ हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी में हमने जितने भी आपके डाटा सेंटर्स थे उनकी सिमिलरिटी को देखा था और डिससिमिलरिटी को देखा था कि आपके एक तो होमोजीनियस के बारे में पढ़ा और एक हमने हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा कि डाटा सेंटर्स जो है वो एक ही तरह का DBMS भी इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के केसेस भी आते हैं या इस तरह का भी आर्किटेक्चर हम डेवलप कर सकते हैं जिसमें जो है हमारे जितने भी डाटा सेंटर्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS को यूज़ कर सकते हैं। सो जनरली हम इन तीनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हुए एक डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS का आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर, इसको हम होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर भी कहते हैं। थर्ड वन इज़ मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर, जिसको हम हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर भी कहते हैं। लेक्चर 1 में हमने इनके इंट्रो के बारे में पढ़ा, आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली टाइप को डिस्कस करते हैं, सेंट्रलाइज्ड DBS ऑन अ नेटवर्क, जिसको हम क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ये होता है कि इसमें मौजूद तमाम इंस्टांसेस जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इंस्टांसेस क्या है? इंस्टांसेस से मुराद वो तमाम जगहें या वो तमाम कंप्यूटर्स जितने भी आपके डाटा सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ से हमारा डाटा एक्सेस किया जा रहा है, और उस डाटा को जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स, वो सारे के सारे जो डाटा सेंटर्स हैं वो आपके इंस्टांसेस कहलाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हम इसको टेक्निकल टर्म्स में साइट का नाम देते हैं। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4 एंड साइट 5। अब डेटाबेस जो है वो जस्ट साइट 2 के पास है, जिसको हम सर्वर का नाम देते हैं। सर्वर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क में, लास्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस कोर्स में बहुत ज़्यादा टच है, जिसमें आपने सर्वर की टू मॉडल्स को देखा था। फर्स्ट वन इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड सेकेंड वन इज़ पीयर टू पीयर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपने ये देखा था कि एक कंप्यूटर को हम जो है वो सर्वर बना देते थे और जितना भी आपका जो डाटा होता था वो सर्वर पे स्टोर करवा देते थे, और बाकी जितने भी कंप्यूटर जो होते थे वो हम सर्वर के साथ अटैच कर देते थे, और बाकी सारे जो कंप्यूटर्स होते थे वो एज एन क्लाइंट के तौर पे वर्क करते थे। सो ये जो आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी इसका आर्किटेक्चर जो है वो सेम है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में ये होगा कि आपका जो सर्वर है वो एक प्रोसेसिंग एजेंट होने के साथ साथ एक डेटाबेस भी रखता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक लैब के अंदर एक सर्वर होगा जिसमें तमाम डाटा स्टोर होगा और कंट्रोल होगा, बाकी सारे कंप्यूटर्स उस डाटा को एक्सेस करेंगे या उसमें चेंज कर लेंगे, तो वो इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे जो कि डेफिनेटली सर्वर में पड़ी हुई है। तो अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो साइट 2 के पास अपना डेटाबेस है और बाकी सारी साइट्स एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इससे लिंक्ड है। वो कम्युनिकेशन नेटवर्क कोई भी हो सकता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो किसी भी कैरियर का हो सकता है जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, या आप अगर एक लोकल डेटाबेस को डील कर रहे हैं तो जो आपका लोकल नेटवर्क होगा इसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहेंगे।
तो बेसिकली सारी जो आपकी साइट्स हैं एक सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज़ करते हुए साइट 2 को एक्सेस कर रही हैं, और साइट 2 अपना डाटा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क में शेयर करता है जहां से सारी साइट्स डाटा को एक्सेस कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएस एनवायरनमेंट। इसको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, वन इज़ होमोजीनियस एंड द अदर वन इज़ हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को आप पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस आर्किटेक्चर भी कहते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस को आप मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस के बारे में पढ़ते हैं, पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल 4 डेटाबेस हैं, जिसमें साइट 1 के पास डेटाबेस नहीं है, साइट 4, साइट 5, साइट 3 और साइट 2 के पास अपनी अपनी जो है वो डेटाबेस मौजूद है। अब ऐसा तमाम केसेस में नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि साइट 5 के पास डेटाबेस ना हो, साइट 2 के पास डेटाबेस ना हो, या फिर साइट 4 के पास डेटाबेस ना हो। तो डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डेटाबेस को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, या हमने अपनी डेटाबेस को कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है, 2 में करना है, 3 में करना है या 5 में करना है। मतलब कितने सिस्टम के पास डेटाबेस होगी ये कैसे पता चलेगा। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इसी को फॉलो करते हुए इसी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि आप एक जैसी डेटाबेस को एक सर्वर के पास रख देते हैं। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में हम एक से ज़्यादा सर्वर बना लेते हैं, जैसा कि हम पीयर टू पीयर मॉडल में करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा सर्वर बना लेते थे। तो डायग्राम में हमारे पास टोटल 4 सर्वर हैं, साइट 5, साइट 4, साइट 3 एंड साइट 2, जो कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आपस में लिंक्ड है। अब लेट्स सपोज साइट 5 जो है उसके पास सेल्स डिपार्टमेंट की डेटाबेस है, साइट 4 के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट की डेटाबेस है, साइट 3 के पास इंक्वायरी डिपार्टमेंट की डेटाबेस है, और साइट 2 के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो है डेटाबेस है। तो अब इन सारे डेटाबेस को एक सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू हम अटैच करते हैं। यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं। आप सपोज करें कि साइट 1 जो है वो एक यूज़र है जो कि कुछ डाटा साइट 2 से लेना चाह रहा है, जिसके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डेटाबेस है। कुछ डाटा वो साइट 5 से लेना चाह रहा है जहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट की डेटाबेस है। कुछ डाटा जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेना चाह रहा है जो कि साइट 4 पे मिलेगा। कुछ डाटा वो साइट 3 से लेना चाह रहा है जो कि इंक्वायरी डिपार्टमेंट की डेटाबेस है। तो हम इन सारी डेटाबेसेस को जब कम्युनिकेशन नेटवर्क में सेंड करेंगे तो हम इसको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू करेंगे। अब इसमें हम 2 पॉइंट्स को देखते हैं। डेटाबेस की डिवीजन कैसे होगी, मतलब हम कितने इंस्टांसेस बना लेंगे, और इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा। तो पहला पार्ट हम देख चुके हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 2 तरह से डिवीजन होगी, एक तो होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जितना भी एक जैसा डाटा होगा उसके लिए हम एक सर्वर बना लेंगे, जैसा कि सेल्स का जो सारा डाटा है वो सेल्स की डेटाबेस में मिलेगा। इंक्वायरी का सारा डाटा जो है वो इंक्वायरी पे रख देंगे, इसी तरह से सो ऑन। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हेट्रोजेनिटी। इसमें ये होता है कि डाटा मुख्तलिफ हो सकता है, इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मिसाल के तौर पे मेरी ज़रूरत है कि मेरे पास एक ही टाइम पे 1 लाख यूज़र आ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक सर्वर काफ़ी नहीं होता है। तो उसमें मैं क्या करूँगी कि कुछ डाटा जो है किसी दूसरे सर्वर पे रख दूँगी ताकि दूसरे यूज़र्स को डील कर सकें प्रोसेसिंग के हवाले से। बेसिकली हेट्रोजेनिटी हम तब कॉल करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ जाते हैं, तो हम इसमें इसकी होमोजेनिटी मेजर कर ही नहीं सकते, तो तब हम हेट्रोजेनिटी की तरफ जाते हैं। अब तक जितने भी सिस्टम बने हुए हैं वो बेसिकली होमोजेनिटी पे बने हुए हैं, जैसा कि आपके पास रियल टाइम एग्जांपल्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, नादरा डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, आपका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या इनका जो डाटा है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ा हुआ है। तो जो नादरा है वहाँ पे हमारा मेन डाटा पड़ा होता है,
तो पुलिस को जब भी चाहिए होगा तो वो नादरा से लेंगे। इसी तरह से जो आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे पासपोर्ट बनते हैं, जब उनको डाटा चाहिए होगा तो वो जो है पहले नादरा से लेंगे। नादरा के पास वो चेक करता है कि ये बंदा जो है इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। फिर जो है वो उसको पुलिस डिपार्टमेंट में चेक करता है कि इस पे कोई केस तो नहीं है, ये क्रिमिनल तो नहीं है ये बंदा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डाटा होता है वो मल्टीपल प्लेसेस से एक्सेस कर लिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा डाटा है या फिर जो आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो इसमें हम फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंतखाब करते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के हवाले से हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस बन गई हैं, जैसे कि होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये रेज़ होता है कि इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा। मतलब मल्टीपल डेटाबेसेस सारी की सारी एक कम्युनिकेशन सिस्टम में आ गई हैं, तो एक्सेस कैसे होंगी। तो इसमें जो सारी की सारी इंस्टांसेस जितने भी आपके डाटा सेंटर्स होते हैं उन सब को एक सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू एक्सेस करेंगे। इस कम्युनिकेशन सिस्टम में एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजीनियस डेटाबेस की एग्जांपल देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका डाटा सेंटर 1 है, नोड 1 है आपका, वो DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। आपका जो नोड 2 है वो भी DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। नोड 3 भी DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। जितने भी इस होमोजीनियस डेटाबेस में, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जितने भी आपके नोड अटैच होंगे वो सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। और यही हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि होमोजीनियस में आपका जो जितने भी डाटा सेंटर्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की एग्जांपल। इसमें आप देख सकते हैं कि नोड 1 जो है वो SQL सर्वर यूज़ कर रहा है, जबकि आपका नोड 2 और नोड 3 जो है वो ओरेकल को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी आपके डाटा सेंटर्स अटैच होंगे हेट्रोजीनियस में, वो डायग्राम में शो कर रहा है कि वो SQL को यूज़ करेंगे। तो हमने हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन में भी यही देखा था कि आपके पास जितने भी डाटा सेंटर्स होते हैं हेट्रो में, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS को यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होमोजीनियस के। तो होमोजीनियस में हम लोग जानते हैं सब लोग के सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल द डाटा सेंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको डिज़ाइन करना और मैनेज करना आसान होता है। इट अपीयर्स टू यूज़ एज अ सिंगल सिस्टम। हमें ऐसे श्योर होता है कि ये एक सिंगल सिस्टम के तौर पे वर्क कर रहा है, जिससे जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बट होमोजीनियस के केस में बहुत बार ये डिफ़िकल्टी हमें सामने आती है कि हर डिपार्टमेंट को फोर्स करना कि वो सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करे, तो ये मुश्किल हो जाती है, इसमें हमें डिफ़िकल्टी फेस करना। इसके बाद हम देखते हैं हेट्रोजीनियस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो होमोजीनियस में हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम हर डिपार्टमेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये जो आपका डिसएडवांटेज होता है वो हेट्रोजीनियस में रिमूव हो जाता है। एवरी डिपार्टमेंट जो है वो अलग से अपना DBMS यूज़ कर सकता है, तो इसमें आपकी जो रिमोट एक्सेस होती है वो एक ग्लोबली हम उसको डन कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में हम देखते हैं कि चूँकि जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको मैनेज करना और इसको डिज़ाइन करना, उसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट। इसको हमने लेक्चर 1 में भी डिटेल में देखा था कि 3 टाइप्स होती हैं एक्सेसेस की। लोकली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली कर सकते हैं, या फिर हम ग्लोबली कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा। बल्कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ और वहीं से मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि साइट 1 जो है, साइट 1 एक कंप्यूटर है, एक एप्लीकेशन, एक डाटा सेंटर है। जब ये डाटा एक्सेस करेगी तो जो इसने डाटा बेस एक्सेस करनी है वो इसी के ही जो है इसके पास ऑलरेडी मौजूद है।
ठीक है। तो लोकली एक्सेस के एक साइट ने रिक्वेस्ट की और वही डाटा जो था वो उसके पास ऑलरेडी मौजूद था, वो जो रिक्वेस्ट है उसको वहीं से मिल गई, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में ये देखा है कि हर एप्लीकेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लोकल एक्सेस। रिमोट एक्सेस में हम ये कहते हैं कि साइट 1 ने रिक्वेस्ट की और साइट 1 के पास वो डाटा नहीं था और वो उसको साइट 5 से मिल गया, तो ये रिमोटली एक्सेस है। ग्लोबली एक्सेस में ये होता है कि साइट 1 जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसको कुछ डाटा साइट 2 से भी चाहिए है, साइट 4 से भी चाहिए है, साइट 3 से भी चाहिए है, साइट 5 से भी चाहिए है। तो ग्लोबली इंटीग्रेट होकर जो डाटा उसको मिलेगा वो उसको हम कहते हैं ये ग्लोबली एक्सेस हो रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।